हेलो एंड गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी व्यूअर्स को अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, आज का सेशन है क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स से। बच्चों की हमेशा ये कंप्लेन होती है, मैम इतने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में, लेकिन कंफ्यूजन हमेशा रहती है कर्व्स को लेकर, उनकी शेप्स को लेकर और उनके स्लोप्स को लेकर। कौन सा कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, कौन सा कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है, कौन सा कर्व कॉनकेव है, कौन सा कर्व कॉन्वेक्स है, ये बच्चों को हमेशा एक कंफ्यूजन रहती है। तो आज का जो सेशन है वो इसी कंफ्यूजन को क्लैरिफाई करने के लिए है, ताकि चैप्टर वाइज आपके जितने भी चैप्टर में कर्व्स हैं उन सबकी शेप्स और स्लोप्स आपको याद हो जाए एक क्विक रिवीजन के लिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विद चैप्टर नंबर 1 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, सबसे पहले चैप्टर में कर्व जिसके बारे में बात हो रही है दैट इज पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हैं। ठीक है, अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर हमें क्या शो करता है? ये शो करता है कितनी रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी की हेल्प से दो गुड्स के कितने कॉम्बिनेशन एक इकोनॉमी जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है। इट शोज ऑल दोस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। ये यहाँ पर हमारी अजम्पशन रहती है। तो हमने क्या शो करना है? दो गुड्स के कॉम्बिनेशन। तो इट मींस एक्स एक्सेस पे हमने एक गुड ले लिया, गुड एक्स, और वाई एक्सेस पे हमने दूसरा गुड ले लिया है, गुड वाई। इन दोनों गुड्स के जितने भी कॉम्बिनेशन इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, वो शो करता है ये कर्व पीपीसी। आप देखिए, कोई भी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है या अपवर्ड स्लोपिंग है, ये डिपेंड करता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर जो हमने वेरिएबल्स दिए हैं उनके बीच में रिलेशनशिप कैसा है। अब हमें पता है कि क्योंकि इकोनॉमी के पास रिसोर्सेज फिक्स हैं, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, अभी चेंज नहीं हो रहे हैं, तो अगर इकोनॉमी एक गुड को ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहती है तो एट द सेम टाइम उसे दूसरे गुड की प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। विदाउट लेटिंग गो द प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड, दूसरे गुड की हम प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। तो दैट इज वाई इन दोनों कर्व के बीच का रिलेशन या गुड्स के बीच का जो रिलेशन है, गुड एक्स और गुड वाई, इनकी प्रोडक्शन के बीच का रिलेशनशिप है इनवर्स रिलेशनशिप। गुड एक्स की अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो हमें गुड वाई की प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा, और अगर हम गुड वाई की प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो गुड एक्स की प्रोडक्शन को हमें कम करना पड़ेगा। तो इसीलिए इन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव रिलेशनशिप है। अब हमें पता है नेगेटिव रिलेशनशिप अगर दो वेरिएबल्स में होगा तो उनको डिपिक्ट करने वाला जो कर्व होगा वो होगा डाउनवर्ड स्लोपिंग। सो दैट इज व्हाई पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। नाउ कम्स द शेप ऑफ पीपीसी की ये जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग में स्ट्रेट लाइन भी तो हो सकता था, कन्वेक्स भी तो हो सकता था, लेकिन ये कॉन्केव शेप का ही क्यों है? वो डिपेंड करता है इसके स्लोप पर, जो कि है एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और हमें पता है कि जैसे ही हम मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या शो करता है? the rate at which you are willing to give up the production of one good in order to produce one more unit of another. And because MRT is continuously increasing, that is why the shape of PPC is concave to the origin. देखिए, कभी भी अगर स्लोप जो है, स्लोप की वैल्यूज हैं, अगर वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है तो कर्व की शेप, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। अगर स्लोप कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, जैसे एमआरटी की वैल्यू अगर आप शेड्यूल देखेंगे बुक में, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, तो जब भी स्लोप की वैल्यूज इंक्रीज होंगी तो शेप होगी कनकेव। जब भी स्लोप की वैल्यू डिक्रीज होगी तो शेप होगी कॉन्वेक्स। और जब भी स्लोप की वैल्यूज सेम बनी हुई है हर एक लेवल पे तो शेप होगी लीनियर, या जिसे हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं। तो जनरली जो एमआरटी की वैल्यू है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, दैट इज व्हाई द शेप ऑफ पीपीसी इज कॉन्केव टू द ओरिजिन। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए है कि एक गुड की प्रोडक्शन बढ़ानी है तो दूसरे गुड की प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी, दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। लेकिन डाउनवर्ड स्लोपिंग में भी शेप कनकेव क्यों है? क्योंकि जो इसका स्लोप है एमआरटी, उसकी वैल्यू जो है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट में हम शो कर रहे हैं कि चेंजेस इन पीपीसी। अब चेंजेस दो तरीके के हैं, या तो पीपीसी कंप्लीटली शिफ्ट हो सकता है या रोटेशन हो सकती है। तो पहले हम रोटेशन वाला केस देख रहे हैं। इसमें रोटेशन ऑन दी एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे देखेंगे आप, पीपीसी कर्व जो है वो लेफ्ट और राइट रोटेट हो रहा है एक्स एक्सिस पर, यानी कि जो भी रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी चेंज हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ गुड एक्स के लिए हुए हैं, गुड वाई के लिए रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंज नहीं है। तो अगर गुड एक्स को प्रोड्यूस करने वाले रिसोर्सेज इकोनॉमी में इंक्रीज हो गए हैं या टेक्नोलॉजी उसके लिए एडवांस हो गई है, तो पीपीसी कर्व विल रोटेट फ्रॉम ए बी टू ए सी ऑन दी एक्स एक्सिस एंड वाइस वर्सा। अगर उसको प्रोड्यूस करने वाले, गुड एक्स को प्रोड्यूस करने वाले रिसोर्सेज कम हो गए हैं, टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो गई है, तो पीपीसी कर्व विल रोटेट टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑन दी एक्स एक्सिस एंड कीपिंग द पॉइंट ए ऑन द वाई एक्सिस अनचेंज, क्योंकि गुड वाई के प्रोडक्शन के रिसोर्सेज में कोई भी या टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंज नहीं आया है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट केस में हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर गुड वाई ओनली। अगर रिसोर्सेज में चेंज आया है लेकिन सिर्फ और सिर्फ गुड वाई के लिए, गुड एक्स के लिए कोई भी चेंज नहीं आया, तो पॉइंट बी विल रिमेन अनचेंज एंड द पीपीसी विल रोटेट अपवर्ड और डाउनवर्ड। अगर वाई के लिए रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुए हैं तो दिस विल रोटेट अपवर्ड। अगर गुड वाई के लिए रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी डिग्रेड हुई है या रिसोर्सेज डिक्रीज हो गए हैं तो पीपीसी कर्व विल रोटेट ऑन द वाई एक्सिस डाउनवर्ड्स फ्रॉम ए बी टू डी बी, कीपिंग पॉइंट बी अनचेंज ऑन द एक्स एक्सिस। आई होप इतना क्लियर है। नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू द शिफ्ट ऑफ पीपीसी।
अब शिफ्ट ऑफ पीपीसी वाला जो केस है वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब दोनों गुड्स के लिए रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी साइमल्टेनियसली चेंज हुए हैं, गुड एक्स के लिए भी और गुड वाई के लिए भी। यहां तक तो अभी तक ये था वाई के लिए चेंज नहीं हो रहा था, तो हमने यहाँ पर वाई एक्सेस वाले पॉइंट को फिक्स रखा। गुड एक्स के लिए नहीं चेंज हुआ तो हमने बी पॉइंट को एक्स एक्सेस पर फिक्स रखा है। अब यहाँ पर दोनों ही पॉइंट्स चेंज होंगे, वाई एक्सेस पर भी और एक्स एक्सेस पर भी, क्योंकि यहाँ पे शिफ्ट का केस है और शिफ्ट का केस तभी पॉसिबल है जब दोनों गुड्स के लिए रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी चेंज हुआ है। ठीक है, देखते हैं अगर रिसोर्सेज इंक्रीज हुए हैं या टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है तो हम क्या करेंगे, पीपीसी को राइटवर्ड शिफ्ट कर देंगे, showing that the economy can now produce more amount of both the goods, good X as well as good Y. On the other hand, if the resources have decreased or technology has degraded for both the goods, then the PPC curve will shift leftward towards the origin from AB to CD, showing a decrease in the production of both the goods, good X as well as good Y. तो ये तो हमारा था discussion of the curves of chapter number 1. Now moving on to the curves that come in chapter number 2. Chapter number 2 में हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हम डिस्कस कर रहे हैं यूटिलिटी के बारे में, कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच में हम डिस्कस कर रहे हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, वेयर एज ऑर्डिनल अप्रोच में हम डिस्कस कर रहे हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन। तो पहले हम कार्डिनल अप्रोच लेके चलते हैं, मार्शेलियन यूटिलिटी एनालिसिस भी से कहा जाता है। तो कार्डिनल अप्रोच में हम डिस्कस कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मार्जिनल diminishing marginal utility हमें पता है that marginal utility continuously decreases as we keep on increasing the consumption of that good. जैसे जैसे कंजम्पशन इंक्रीज होगी उस गुड की मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो लगातार डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर हमने एक्स एक्सेस पे यही शो किया है कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स, और यहाँ पर हमने लिखा है मार्जिनल यूटिलिटी वाई एक्सेस पर। अब दोनों के बीच में फिर से देखो कर्व कैसा है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग का अभी रीजन बताया था, दोनों में कैसा रिलेशनशिप अभी हमने बताया अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डीएमयू, एज द कंजम्पशन इंक्रीजेस मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर इन दोनों का कर्व भी जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। अब देखिए इट इज डिफरेंट फ्रॉम पीपीसी। कैसे डिफरेंट है भाई, पीपीसी जो है वो एक्स एक्सेस को क्रॉस नहीं कर रहा है, बट ये एक्स एक्सेस को क्रॉस कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी गुड की कंजम्पशन इंक्रीज करते जाते हैं लगातार, तो मार्जिनल यूटिलिटी पहले तो पॉजिटिव है, देन कम्स अ पॉइंट वेयर मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स जीरो, and even after that if you keep on consuming that good, the marginal utility from that good turns into disutility. Disutility में टर्न हो जाएगा, मींस मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो उसकी हो जाएगी नेगेटिव। Rather than giving satisfaction, that good starts giving you dissatisfaction. तो उससे marginal utility यहाँ after beyond point E, marginal utility becomes negative. So it is a downward sloping curve, and इसकी shape जो है वो linear हमने assume किया है कि जो marginal utility fall कर रही है वो एक constant rate से fall कर रही है, इसलिए इसे हमने ना convex shape बोली है, assume किया है कि constant rate से fall हो रहा है, तो ना ये convex shape होगा ना ये concave shape होगा, it will be a downward sloping straight line which will cross the x-axis also after a certain limit. Now comes the total utility curve. As we know, the total utility is derived by summing up the marginal utilities. ठीक है? So the slope of total utility is marginal utility only, और marginal utility की ही वजह से हमें total utility कर्व की शेप पता चलती है। देखिए अब हम marginal utilities को ऐड करते जाएंगे तो definitely total utility increase तो होगा, but at a diminishing rate. Why? It is increasing but at a diminishing rate. अब diminishing rate से ये क्यों बढ़ रहा है? Because हमारा जो marginal utility है, जो TU का slope है, वो continuously fall कर रहा है। तो एवरी एडिशन टू टोटल यूटिलिटी इज लेसर देन बिफोर। जितना हमने पिछली बार ऐड किया होगा उससे अगली बार हम कम ही वैल्यू ऐड कर रहे हैं, दैट इज व्हाई टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। तो अब देखिए पहले तो ये अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है टीयू, ठीक है? क्यों? क्योंकि गुड एक्स की कंजम्पशन और टोटल यूटिलिटी दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। जैसे जैसे हम गुड एक्स की कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं टोटल यूटिलिटी भी बढ़ रही है, बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। तो यहाँ पर इसकी शेप जो है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है, इंक्रीजिंग बट कॉन्वेक्स, क्योंकि mu जो है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा था। तो tu is increasing and convex to the origin. After that tu is maximum at this point, और इसके बाद से tu starts falling, क्योंकि हमने पता है कि जैसे ही mu 0 होगा tu will be maximum at that point, और उसके बाद से tu will start falling, क्योंकि mu नेगेटिव हो गया तो rather than adding on tu starts decreasing. आप देख लीजिए यहाँ पे ये कर्व, ये रिलेशनशिप भी tu और mu का हमने इस वाले कर्व में एक्सप्लेन किया है। एक्स एक्सिस पे हमने लिया गुड एक्स की कंजम्पशन, वाई एक्सिस पे हमने डिपिक्ट किया है टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी कर्व दिस शेप, इन्वर्टेड यू शेप। आफ्टर दैट mu भी हमने सेम डायग्राम में प्लॉट कर लिया। नाउ एज लॉन्ग एज mu इज पॉजिटिव tu is increasing but at a diminishing rate. At the point where mu is 0, tu is maximum, and this point is also known as the bliss point or the point of satiety. Next, when mu becomes negative, tu starts falling. So ये 3 लाइंस में आप इनका रिलेशनशिप जो है वो डिपिक्ट कर सकते हैं अगर एग्जाम में आ जाए 3 नंबर में विद डायग्राम एंड स्केड्यूल। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अप्रोच व्हिच वाज द ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। इसमें हमने डिस्कस किए थे कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन। तो सबसे पहले इंडिफरेंस मैप आपके सामने है। यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व क्या शो करता है? इंडिफरेंट मींस
हमें नहीं फर्क पड़ रहा है, वी आर इनडिफरेंट। मीन्स अगर हम दो गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं, गुड एक्स एंड गुड वाई, तो उन दोनों के वो सारे कॉम्बिनेशन जिनको कंज्यूम करने से कंज्यूमर इज इनडिफरेंट, उसको फर्क नहीं पड़ता, आप उसे कॉम्बिनेशन ए दे दो, बी दे दो, सी दे दो, डी दे दो, कोई भी कॉम्बिनेशन दे दो, हिज लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इज ऑलवेज द सेम। So indifference curve is showing all those combination of two goods which give consumer the same level of satisfaction. No matter which combination you offer to him, he will receive the same level of satisfaction. So indifference curve, अब इसमें भी आप देखेंगे गुड एक्स है और गुड वाई है, दो गुड्स हमने प्लॉट किए हैं। अब ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो जाहिर सी बात है अभी तक आपको पता चल ही गया होगा कि जरूर इन दोनों की कंजम्पशन का जो रिलेशनशिप है वो आपस में नेगेटिव होगा। अगर आप कंज्यूमर से एक गुड की क्वांटिटी कम करने को कह रहे हो तो दूसरे गुड की क्वांटिटी आपको उसे बढ़ाकर देनी पड़ेगी, सो एज टू कीप हिज लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन द सेम। सेम रखने के लिए हमें इसका क्या करना पड़ेगा, गुड एक्स की अगर हम कंजम्पशन उसको इंक्रीज करके देंगे तो गुड वाई की कंजम्पशन उसे डिक्रीज करनी पड़ेगी, और वाइस वर्सा गुड वाई की अगर वो कंजम्पशन बढ़ाना चाहता है तो गुड एक्स की कंजम्पशन उसे कम करनी पड़ेगी। तो दैट इज वाई आईसी कर्व्स आर डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब आ जाती है बात इनकी शेप की, तो देखेंगे आप अगर पीपीसी और इनको देखो तो बिल्कुल ऑपोजिट है। पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड कॉन्केव टू द ओरिजिन, यहाँ पर डाउनवर्ड स्लोपिंग बट कन्वेक्स टू द ओरिजिन, व्हिच डिपेंड्स ऑन व्हाट, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। पीपीसी में क्या था कि पीपीसी का स्लोप एमआरटी जो था वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा था, दैट इज व्हाई द शेप वाज कॉन्केव। और यहाँ पर क्या है, आईसी का स्लोप होता है एमआरएस व्हिच इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब क्योंकि उसकी वैल्यू लगातार फॉल करती है, दैट इज व्हाई द शेप ऑफ आईसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है शॉर्ट में, अगर आप देख पाए, कॉन्वेक्स एंड डीएस स्टैंड्स फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो ये इंडिफरेंस मैप है, इसकी हमने वैसे कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ी हैं इंडिफरेंस कर्व की। इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग because of the inverse relationship between the consumption of both the goods. It is convex to the origin because its slope MRS continuously decreases. Higher the indifference curve, higher the level of satisfaction. ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी है कि जितना इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल पर होगा, दोनों ही गुड्स की अमाउंट उसमें ज्यादा होगी। दोनों की ना भी हो तो एटलीस्ट एक गुड की अमाउंट तो उसमें ज्यादा होगी ही। दैट इज व्हाई एट अ हायर इंडिफरेंस कर्व द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इज ऑलवेज हायर एंड दीज इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी है कि ये हमेशा जितने भी इंडिफरेंस मैप पे इंडिफरेंस कर्व्स आपको दिखाई देंगे वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट तो हमारी मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस की जो हमने अजम्पशन ली थी इंडिफरेंस का प्लॉट करते वक्त वो रॉन्ग या इनवैलिड प्रूव हो जाएगी। दैट इज व्हाई ये दोनों कभी भी या कोई भी इंडिफरेंस कर्व आपस में कभी भी इंटरसेक्ट एक दूसरे से नहीं करेंगे। एक और इसमें प्रॉपर्टी है कि कोई भी इंडिफरेंस कर्व कभी भी ना तो एक्स एक्सिस को टच करेगा और ना ही वाई एक्सिस को टच करेगा, बिकॉज इंडिफरेंस कर्व प्लॉट करते हुए ही हमने ये एज्यूम किया था कि इट शोज a combination of both the goods. It means consumer is consuming some amount of both the goods. कभी भी दोनों में से किसी भी एक गुड की कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकती है। तो अगर ये एक्स एक्सिस को टच कर लेगा तो एक्स की अमाउंट जीरो हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर ये वाई एक्सिस को टच कर लेगा तो वाई की कंजम्पशन जीरो हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दोनों गुड्स की कुछ ना कुछ कंजम्पशन उसने करनी ही करनी है। दैट इज व्हाई गुड एक्स एंड गुड वाई बोथ आर कंज्यूम्ड इन सम अमाउंट, मिनिमम अमाउंट कुछ ना कुछ होगी, तो इट विल नीदर टच एक्स एक्सिस नॉर द वाई एक्सिस। नाउ मूविंग ऑन टू द next part, which is budget line. Budget line shows all the possible combination of two goods which a consumer can consume with his given income. Mind, given income means यहाँ पर जो income का level है वो constant है, ठीक है। तो constant income की help से वो दोनों goods के जितने भी combination purchase कर सकता है which cost him exactly the same as his income level. और वो combinations जिनको purchase करने के लिए consumer अपनी पूरी की पूरी income स्पेंड कर दे रहा है, कुछ भी उसके पास लेफ्ट आउट इनकम का पार्ट नहीं है, कुछ भी उसके पास सेविंग नहीं है। ही इज परचेजिंग, हमने अज्यूम किया था कि ही इज परचेजिंग ओनली टू गुड्स, द एंटायर इनकम इज बीइंग स्पेंट। सो द बजट लाइन, ऑल द पॉइंट्स ऑन द बजट लाइन आर शोइंग ऑल दोस कॉम्बिनेशन व्हिच कॉस्ट एग्जैक्टली द सेम एज हिज इनकम लेवल। तो बजट लाइन के ऊपर जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं उनको परचेज करने के लिए कंज्यूमर की सारी इनकम खर्च हो जाएगी। whereas all those bundles which are lying outside the budget line are clearly unaffordable bundles because they are expensive. उनकी कॉस्ट जो है दैट इज मोर देन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। एंड ऑल दोस कॉम्बिनेशंस व्हिच लाई इनसाइड द बजट लाइन और अंडर द बजट लाइन आर आल्सो अफोर्डेबल बंडल्स बट देयर कॉस्ट इज लेस देन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। मतलब अगर वो कोई कॉम्बिनेशन खरीदता है जो कि बजट लाइन के अंडर है तो इट मींस उसकी पूरी की पूरी इनकम स्पेंड नहीं होगी, अफोर्डेबल वो है पर उसकी पूरी की पूरी इनकम स्पेंड नहीं होगी। यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन होंगे उनको खरीदने में उसकी पूरी की पूरी इनकम स्पेंड हो जाएगी। नाउ बजट लाइन, अब इसको भी देखते सारे ज्यादातर कर्व्स हमारे जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है। गुड एक्स हमने शो किया, गुड वाई, क्योंकि डेफिनेशन में क्या है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एक्स एक्सिस पे क्या लिखना था, वाई एक्सिस पे क्या लिखना था। बजट लाइन बना रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली बजट लाइन बना रहे हो तो आप डेफिनेशन देखो, उसी से आपको पता चल जाएगा एक्स एक्सिस पे क्या लिखना है और वाई एक्सिस पे क्या लिखना है। बजट लाइन शोज ऑल दोस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स का कॉम्बिनेशन शो कर रहा है, तो
ऑब्वियसली एक एक्सिस पे हम लिखेंगे गुड एक्स और दूसरी एक्सिस पे हम लिखेंगे गुड वाई, बिकॉज ये लाइन शो कर रही है इन दोनों गुड्स के कॉम्बिनेशन को। तो बजट लाइन इज शोइंग ऑल दोस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच द कंज्यूमर कैन परचेज विद हिज एंटायर इनकम। तो अब अगर आपके पास लिमिटेड इनकम है, आपको 2 गुड्स खरीदने हैं, तो एक गुड की अगर आप क्वांटिटी ज्यादा खरीदना चाहते हो तो दूसरे गुड पे आपको एक्सपेंडिचर कम करना पड़ेगा, दूसरे गुड की कंजम्पशन आपको कम करनी पड़ेगी। तो दैट इज वाई द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ दीज गुड्स इज नेगेटिव। तो इनका जो कर्व है, बजट लाइन है, वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का रीजन यही है। ठीक है, अब डाउनवर्ड स्लोपिंग के साथ साथ इसकी जो शेप है दैट इज लीनियर। अब देखिए डाउनवर्ड स्लोपिंग ये भी था इंडिफरेंस कर्व, लेकिन ये था कन्वेक्स। डाउनवर्ड स्लोपिंग ये भी है, बट यहाँ पर शेप क्या हो गई, लीनियर, क्योंकि इसका जो स्लोप है, मैंने आपको बार बार बता रही हूँ, किसी भी कर्व की शेप कॉन्वेक्स है या कॉन्केव है या लीनियर है, वो डिपेंड करता है उसके स्लोप पर। अब क्योंकि स्लोप लीनियर था, ठीक है, तो यहाँ पर जिसका स्लोप है वो है px अपॉन py, और क्योंकि वो लीनियर है, कांस्टेंट है प्राइस रेशियो, दैट इज व्हाई बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब बजट लाइन में चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं? अगेन जैसे हमने इसमें किया था शिफ्ट और रोटेशन पीपीसी में, कि शिफ्ट भी हो सकता है और रोटेट भी हो सकता है, तो सिमिलरली बजट लाइन में भी ऐसा है, बजट लाइन रोटेट भी हो सकती है और शिफ्ट भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द चेंज। अगर प्राइसेस में चेंज है, देखो यहाँ पे हमने एज्यूम किया था प्राइसेस भी सेम है और इनकम भी कंज्यूमर की जो है वो सेम है। अब अगर इन दोनों में से कोई भी चीज चेंज होगी, या तो प्राइस चेंज हो जाए या अगर इनकम चेंज हो जाए, तो बजट लाइन चेंज होगी। अब देखिए सबसे पहले हमने शिफ्ट वाला केस यहाँ पे डिस्कस किया है। अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो गई तो क्लियरली वो दोनों गुड्स की ज्यादा क्वांटिटी अफोर्ड कर सकता है, गुड एक्स की भी ज्यादा क्वांटिटी अफोर्ड कर सकता है और गुड वाई की भी ज्यादा क्वांटिटी वो अफोर्ड कर सकता है। तो हमने बजट लाइन को राइटवर्ड शिफ्ट कर दिया, विच शोज कि पहले वो बजट लाइन ए बी पर था, अब वो आ गया है बजट लाइन सी डी पर, जहां पे सारे कॉम्बिनेशन जो है वो उनकी कॉस्ट जो है वो पिछली बार से ज्यादा है और क्वांटिटी भी ज्यादा है। नेक्स्ट, अगर बजट लाइन, अगर इनकम लेवल कंज्यूमर का कम हो जाए तो वो दोनों गुड्स की क्वांटिटी पहले से कम परचेज कर पाएगा। तो दैट इज व्हाई द बजट लाइन विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड फ्रॉम ए बी टू ई एफ, which is showing that the consumer will now be able to afford the lesser quantity of both the goods. Moving on to the next part. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैंने M के ऊपर बार लगाया, which shows कि मनी इनकम जो है कंज्यूमर की वो तो कांस्टेंट है, लेकिन अब और प्राइस ऑफ गुड बाय भी कांस्टेंट है, लेकिन जो प्राइस है गुड एक्स का वो चेंज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ गुड एक्स का प्राइस गुड बाय का सेम है, मनी इनकम जो है कंज्यूमर की वो भी सेम है। तो अब देखिए इस केस में होगा रोटेशन, अब इसमें शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है, ए बी है पहला हमारा बजट लाइन, इनिशियल बजट लाइन। अब अगर गुड एक्स का प्राइस कम हो गया, यहाँ देखिए पी एक्स और एरो डाउनवर्ड है, अगर गुड एक्स का प्राइस कम हो जाता है तो कंज्यूमर विल बी एबल टू अफोर्ड मोर क्वांटिटी ऑफ गुड वाई विद सेम लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, और गुड वाई की क्वांटिटी तो वही अफोर्ड कर पाएगा, क्योंकि जो है हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो भी उसकी प्राइस ड्रॉप हुआ है गुड एक्स का, और जो भी उससे उसका इनकम थोड़ा बहुत सेव हो रहा है, वो गुड एक्स पे ही स्पेंड कर रहे हैं। तो गुड वाई की क्वांटिटी सेम रहेगी, गुड एक्स की क्वांटिटी जो है यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। नाउ अगर गुड एक्स का प्राइस बढ़ जाता है तो ही विल बी एबल टू अफोर्ड लेसर क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स, दैट इज व्हाई द बजट लाइन रोटेट्स फ्रॉम पॉइंट ए बी टू पॉइंट ए सी, व्हिच शोज लेसर क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स। नाउ कम्स द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पार्ट यूजिंग ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच या आईसी एनालिसिस भी जिसको हम बोलते हैं। आईसी एनालिसिस की हेल्प से अगर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करना चाहते हैं, तो द हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व व्हिच द कंज्यूमर कैन अचीव गिवन हिज बजट लाइन। अब देखो वो IC1 पे भी हो सकता था, IC2 पे भी हो सकता था, लेकिन गिवन द बजट लाइन द हाईएस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन व्हिच ही कैन अचीव विल बी मार्क्ड एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि IC इज टेंजेंट टू बजट लाइन एट पॉइंट E वेयर स्लोप्स ऑफ बोथ द कर्व्स आर इक्वल। MRS is equal to MRE मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज, या जिसे हम प्राइस रेशियो भी बोलते हैं PX अपॉन PY। जहां पर इंडिफरेंस कर्व का स्लोप MRS इक्वल हो गया बजट लाइन के स्लोप के PX अपॉन PY, जिसे MRE भी हम बोलते हैं, वही पॉइंट जो है एक इकलौता ऐसा पॉइंट है जहां पर कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम अचीव होगा। इसके अगर अब वाले हम पॉइंट्स देखें तो MRS विल बी ग्रेटर देन PX अपॉन PY, और इससे अगर नीचे वाले पॉइंट्स देखें तो MRS विल बी लेसर देन PX अपॉन PY। सो दिस इज द ओनली पॉइंट वेयर इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव। तो ये वाला हमारा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के जितने भी कर्व्स हैं अभी तक हमने कवर कर लिए हैं। इसके बाद हम चलेंगे चैप्टर नंबर 3 विच इज डिमांड। डिमांड वाले चैप्टर में डिमांड कर्व के सारी शेप्स अभी हम डिस्कस करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 3 जो कि है डिमांड। अब डिमांड में देखिए, डिमांड में जितने भी कर्व्स हैं दैट इज रिलेटेड टू डिमांड ओनली। डिमांड कर्व की ही इसमें बात है, बाकी सारे चैप्टर्स की तरह अलग अलग नाम के कर्व नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिमांड का चैप्टर है तो कर्व्स भी सारे डिमांड कर्व ही हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिमांड कर्व होता क्या है। डिमांड कर्व डिपिक्ट्स अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ गुड एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। ये तो सिंपल सा फंडा है।
आप मतलब कोई छोटा बच्चा भी इस बात को समझ जाएगा कि भाई अगर किसी गुड का प्राइस अगर ज्यादा होगा तो उसको हम क्वांटिटी कम डिमांड करेंगे, और अगर उस गुड का प्राइस कम होगा तो हम उसकी क्वांटिटी ज्यादा डिमांड करेंगे। तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप जो है वो बच्चा बच्चा भी समझ जाएगा आराम से। तो यही रिलेशनशिप हम डिमांड कर्व के थ्रू जब ग्राफिकली प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको हमने प्राइस रिप्रेजेंट किया है वाई एक्सिस पर, हमने क्वांटिटी डिमांडेड रिप्रेजेंट करी है एक्स एक्सिस पर, और डाउनवर्ड स्लोपिंग लीनियर कर्व जो है वो हमने ड्रॉ किया है। क्योंकि हमें ये एग्जैक्टली नहीं पता कि किस रेट से डिमांड फॉल हो रही है, तो हमने एज्यूम किया है कि कांस्टेंट रेट से ही डिमांड फॉल होगी। तो दैट इज व्हाई डिमांड कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए शो करा है हमने ओपी प्राइस। ओपी इज द इनिशियल प्राइस, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पी, ओपी इज द इनिशियल प्राइस एंड ओक्यू इज द इनिशियल क्वांटिटी। बट विद द इंक्रीज इन प्राइस फ्रॉम ओपी टू OP1, the quantity demanded of this good has decreased from point OQ to OQ1. So price has increased, quantity demanded has decreased. This is clearly showing the negative relationship between price and quantity demanded. Now moving on to the next part, which is expansion and contraction of demand. Expansion and contraction of demand और increase और decrease in demand सुनने में सेम लगता है, लेमैन लैंग्वेज में अगर हम किसी को बोलेंगे तो उन्हें ये डिफरेंस नहीं पता होगा, बट बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स आपको पता है कि दोनों चीजें अलग हैं। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड अलग है, इंक्रीज इन डिमांड अलग है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड अलग है और डिक्रीज इन डिमांड अलग है। क्यों? क्योंकि इनको कॉज करने वाले जो फैक्टर हैं वो डिफरेंट हैं। हमने डिमांड कर्व ड्रॉ किया था ऑन द अजम्पशन दैट ओनली द प्राइस ऑफ द गुड इज चेंजिंग कीपिंग द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। लेकिन अब यहाँ पर जब हम चेंज इन डिमांड कर्व शो करेंगे तो वो हम उसमें हम अदर फैक्टर्स का भी चेंज शो करेंगे और प्राइस का भी चेंज शो करेंगे। फर्स्ट केस में जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, वहां पर सिर्फ और सिर्फ प्राइस का चेंज शो हो रहा है, अदर फैक्टर्स हमने कांस्टेंट रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसे मैं ऐसे लिख देती हूँ OF, और इसके ऊपर हमने शो कर दिया बार, विच मीन्स अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड ओनली प्राइस ऑफ गुड एक्स इज चेंजिंग। अब ध्यान रखिएगा, अगेन जो कंफ्यूजन जनरली बच्चों को होती है या मैंने उनकी आंसर शीट में देखी है वो क्या है, जब वो डिमांड कर्व ड्रॉ करते हैं ना तो यहाँ पे लिख देंगे गुड एक्स, यहाँ पे लिख देंगे गुड वाई। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहले के 2-3 चैप्टर में ऐसे ही चलता आ रहा है। लेकिन आपको याद रखना है अब यहाँ पर हम जिस गुड की बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक गुड है, गुड एक्स। उसी गुड का उसके प्राइस के साथ क्या रिलेशनशिप है वो हम शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर है गुड एक्स और यहाँ पर है प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर भी जब हम ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन एक्सप्लेन कर रहे हैं, यहाँ पे हमने लिखी है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स और इसका प्राइस। तो चलिए अब एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को समझते हैं। पहले हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व ड्रॉ किया है डी। OP हमारा इनिशियल प्राइस है और OQ जो है वो इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड है। अब इफ सपोज द प्राइस ऑफ दिस गुड इंक्रीजेज, अगर गुड एक्स का प्राइस इंक्रीज हो गया, तो अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि प्राइस अगर ज्यादा होगा तो हम उसकी क्वांटिटी कम डिमांड करेंगे। तो यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हुआ फ्रॉम पॉइंट P टू P1, तो नाउ फ्रॉम P1 टू पॉइंट B ऑन द डिमांड कर्व हम पता लगा सकते हैं कि अब वो कितनी क्वांटिटी डिमांड करेंगे, OQ1, जो कि पहले थी OQ अब हो गई OQ1। तो क्लियरली क्वांटिटी डिमांडेड इज लेसर देन द प्रीवियस वन। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ा और क्वांटिटी डिमांडेड अब पहले से कम हो गई है। तो इसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड विच लीड्स टू एन अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। अब इसमें डिमांड कर्व में कोई चेंजेस नहीं हो रहे, डिमांड कर्व ना तो शिफ्ट हो रहा है ना रोटेट हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक मूवमेंट हो रही है अलोंग द डिमांड कर्व फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, और वो मूवमेंट है अपवर्ड मूवमेंट विच इज शोइंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड विच इज कॉज्ड ड्यू टू rise in price of the commodity keeping other factors constant. Now another case which is expansion of demand, उसमें क्या हो रहा है, with the fall in the price of the good X, the consumer is now demanding more of good X. Previous price was OP, new price is OP2 which is lesser than before. Previous quantity was OQ, but now the new quantity is OQ2 which is more than the previous quantity and it is showing expansion of demand. एक्सपेंशन ऑफ डिमांड में भी ना कोई रोटेशन हो रहा है डिमांड कर्व का, ना कोई शिफ्ट हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ देयर इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व व्हिच इज शोइंग एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कॉज्ड बाय फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड एक्स कीपिंग अदर फैक्टर्स अनचेंज्ड। ठीक है, अब एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन हमने डिस्कस कर लिया कि ये होता है ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। बाकी सारे फैक्टर्स सेम रहते हैं। बाकी सारे फैक्टर्स आई होप आपको पता होगा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइसेस। ठीक है, नाउ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, अब इसमें शिफ्ट होगा। ठीक है, अब इसमें रोटेशन नहीं हो रहा है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व नहीं हो रहा है, इसमें हो रहा है शिफ्ट ईदर राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड डिपेंडिंग अपॉन द चेंज। एंड ऑल्सो द फैक्टर विच इज कॉजिंग द शिफ्ट इन डिमांड कर्व इज द अदर फैक्टर्स। अगर अदर फैक्टर्स फेवरेबली चेंज हो रहे हैं उस गुड की डिमांड के लिए तो देयर विल बी अ राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व कीपिंग द प्राइस ऑफ द कमोडिटी कांस्टेंट। अब इसमें प्राइस में कोई चेंज नहीं आया है, जो चेंज आया है वो सिर्फ और सिर्फ किसमें आया है,
वो चेंज आया है अदर फैक्टर्स में, और वो फैक्टर अदर फैक्टर्स अगर इस गुड की डिमांड के फेवर में चेंज हो रहे हैं तो देयर विल बी एन इंक्रीज इन डिमांड एंड राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। देखिए ओपी was the initial price, demand, DD curve, initial demand curve, OQ is the initial quantity. Now with the increase in demand, the demand curve has shifted rightward from DD to D1, D1. With the price remaining the same, the quantity has increased from OQ to OQ1. Moving on to the next case, which is decrease in demand. Decrease in demand में सब उल्टा है, फेवरेबल चेंजेस नहीं है, अनफेवरेबल चेंजेस हैं इस कर्व के, इस गुड की डिमांड के लिए। ठीक है, अनफेवरेबल चेंजेस हैं तो डिमांड कर्व इज गोइंग टू शिफ्ट टुवर्ड्स दी लेफ्ट शोइंग डिक्रीज इन demand. Price is same. Unfavorable change in the other factors leading to leftward shift in the demand curve and decrease in the demand for good X from OQ to OQ1. I hope ये expansion और contraction और increase और decrease में क्या difference है ये आपको clear हो गया होगा। Now moving on to the special case inferior good का और normal good का। inferior good का जो हमने यहाँ पे relationship show किया है वो income के साथ show किया है कि inferior good की quantity पे क्या effect पड़ेगा अगर इनकम इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। देखिए इंफीरियर गुड आर दोज टाइप ऑफ गुड्स हुज क्वालिटी इज नॉट सो गुड, इतनी ज्यादा हमें उनकी क्वालिटी पसंद नहीं है, तो अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो डेफिनेटली हम अच्छी क्वालिटी का गुड परचेज करना प्रेफर करेंगे। तो इनकम का इंफीरियर गुड की डिमांड के साथ एक नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। इनकम बढ़ेगी तो इंफीरियर गुड की डिमांड हम कम करेंगे, इनकम कम होगी तो इंफीरियर गुड की डिमांड हमारी बढ़ सकती है। तो दैट इज वाई नेगेटिव रिलेशनशिप होने की वजह से इनकम हमने यहाँ प्लॉट किया है वाई एक्सेस पे, ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे प्राइस नहीं प्लॉट किया है, इनकम वाई एक्सिस पे प्लॉट किया है, एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी डिमांडेड शो करी है गुड एक्स की और डिमांड का विच इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, शोइंग दैट विद द इंक्रीज इन इनकम डिमांड फॉर इंफीरियर गुड विल बी लेस। नॉर्मल गुड के केस में दिस कर्व विल बी एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, क्योंकि इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड की डिमांड हम ज्यादा करेंगे, इनकम कम होगी तो नॉर्मल गुड की डिमांड हम कम करेंगे, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, इनिशियल इनकम वाज OY, डिमांड वाज OQ. With the increase in income to OY1, demand has also increased to OQ1. I hope this session was helpful for you. आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 के जितने भी कर्व्स थे, आई होप उनकी शेप और स्लोप्स आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर क्वेरीज। और इससे आगे आने वाले चैप्टर्स के कर्व्स की क्लैरिटी के लिए डू फॉलो माई पेज, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू।